Bismillahirrahmanirrahim. This is the chapter number 7, shafts and shaft components. So far, we had done chapter 1, 2, 3, 4, 5, and 6 of the machine designed by Shigley. उसमें हमने we had studied the mechanics of materials, revised the mechanics of materials, as you are already studying mechanics of materials 2 in parallel. तो हमने उसमें इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम दिया ताकि आप मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स 2 के ऐसे कंसेप्ट्स जो कि यहाँ बहुत ज़रूरी आगे इस्तेमाल होंगे, जो कि हमें प्री रेक्विजिट के तौर पे पढ़ने चाहिए थे, वो हमने पढ़े पहले ताकि उस पर प्रॉपर टाइम लगाया। उसमें हमने सबसे पहले मटेरियल्स देखे कि मटेरियल्स कौन से होते हैं, मटेरियल्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, डक्टाइल मटेरियल की डिफरेंट जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होती है, और ब्रिटल मटेरियल की डिफरेंट होती है। डक्टाइल मटेरियल फिर यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, रेजिलियंस क्या होती है, टफनेस क्या होती है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ क्या होती है। इसकी फिर ग्राफ देखे, फिर उसमें यंग्स मॉडुलस का कंसेप्ट देखा, फिर स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रिलेशनशिप है वो देखा, और फिर बाद में बात आ गई कि इसके लिए स्टैटिक लोड जब हो तो उसके फेलियर्स आ जाते हैं। तो स्टैटिक फेलियर्स, व्हाट आर द स्टैटिक फेलियर्स, वी हैड स्टडीड 4 थ्योरीज, और उसमें से 2 को हमने अप्लाई करना भी सीखा, जिसमें वॉन माइसी एंड ट्रेस्का थ्योरी थी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। दोनों थ्योरीज हमने उसमें अप्लाई की, और उसको अप्लाई करने के बाद हमने उसके मेथड देखे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे फाइंड किया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट देखा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के थ्रू हमने डायमीटर्स फाइंड करने की कोशिश की कि शैफ्ट्स के किसी की डायमीटर्स कैसे निकालते हैं। फिर उसके अंदर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब बनाई थी तो स्ट्रेसेस देखी कि स्ट्रेस कैसे फाइंड की जाती है। फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स देखे उसके, उसमें फिर रिएक्शन फोर्सेस, कोई बीम्स वगैरह थी, रिएक्शन फोर्सेस निकाली, उसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई, और उससे फिर मोहर सर्कल से स्ट्रेसेस फाइंड की। मोहर सर्कल से जो स्ट्रेसेस फाइंड हुई, उन स्ट्रेसेस से हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई फिर हमने स्ट्रेसेस, मोहर सर्कल से स्ट्रेसेस फाइंड की, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का कंसेप्ट देखा, फेलियर थ्योरीज भी अप्लाई की, और उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ स्टैटिक लोड नहीं होता, एक्चुअल में फटीग लोडिंग भी आती है, जिस पे ये कंसर्न नजर आया कि द मटेरियल गेट फेल्ड बिफोर द यील्ड स्ट्रेंथ इवन रीचेस। यील्ड स्ट्रेंथ से पहले ही ऑब्जेक्ट फेल हो रहा था बिकॉज ऑफ दी फटीग। और फटीग में क्या था, लाइफ साइकिल्स डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट स्ट्रेस रेट पे, डिफरेंट स्ट्रेसेस पे वो फेलियर नजर आ रहा था। उस पर फिर हमने एस एन कर्व देखी। एस एन कर्व आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने देखा कि एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, जो कि डक्टाइल मटेरियल्स के लिए था। एंड्योरेंस लिमिट का कंसेप्ट देखा, फिर मॉडिफिकेशन फैक्टर्स देखे कि एक्चुअल में एंड्योरेंस लिमिट एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है, और उसमें एंड्योरेंस लिमिट में मॉडिफिकेशन फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने चाहिए ताकि रियल टाइम में आपको एंड्योरेंस लिमिट फाइंड हो जाए। फिर एंड्योरेंस लिमिट से फटीग स्ट्रेंथ निकाली, फिर लाइफ निकालने का तरीका देखा, और उस पर फिर फेलियर थ्योरीज देखी। फेलियर थ्योरीज में गुडमैन थ्योरी पे हमने काम किया। गर्बर और एलिप्टिकल और एस्मी एलिप्टिकल, गर्बर और जो गुडमैन थी, इनके हमने कंसेप्ट देखे, इसके हमने ग्राफ भी देखे, और इन सारे ग्राफ करने के बाद हमने गुडमैन को अच्छी तरीके से अप्लाई करने देखा। ये जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 शैफ्ट्स एंड शैफ्ट कंपोनेंट्स है। यूजुअली शैफ्ट्स हैव द साइक्लिक लोडिंग। जब भी शैफ्ट को ये शैफ्ट लगी होती है, उसके अंदर गियर्स अटैच्ड होते हैं, और जब भी गियर्स लगे होते हैं उसमें साइक्लिक लोडिंग आती है। जब साइक्लिक लोडिंग आती है तो हमेशा ये केस बनता है फटीग का, बट देयर इज नॉट ऑलवेज द केस ऑफ फटीग। फटीग लाजमी नहीं कि हर दफा ही आप फटीग अप्लाई करें। शैफ्ट्स यूजुअली समटाइम्स बेंडिंग पे भी अप्लाई किया जाता है, और नॉर्मल जो आपने स्टैटिक फेलियर के क्राइटेरिया देखिए, स्टैटिक फेलियर का क्राइटेरिया अप्लाई किया जाता है, और स्टैटिक फेलियर का क्राइटेरिया कोई भी अप्लाई कर लें, एमएसएस अप्लाई कर लें, यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई कर लें, या डिस्टॉर्शन एनर्जी जिसको वॉन माइसिस थ्योरी भी कहा जाता है, तो वॉन माइसिस थ्योरी अप्लाई कर लें चाहे, और उनमें अप्लाई करने के बाद फिर आप उसकी डायमीटर फाइंड कर लिया जाता है। हाउएवर फॉर द केसेस, स्पेशल केसेस और मोस्ट ऑफ द केसेस, शैफ्ट्स हैव द फटीग लोडिंग। फटीग लोडिंग में क्या होता है कि लोड उसको साइक्लिक मिल रहा होता है, कंटिन्यूस लोड मिल रहा होता है, और जिस वजह से उसमें फेलियर जल्दी आने की पॉसिबिलिटी होती है। That's why we use the Goodman criteria to solve the shafts. That's why there's always a component of fatigue whenever we deal with the shafts. That's why here we will use chapter number 6 a lot. चैप्टर नंबर 6 के जो मेथड्स थे सारे हमने देखे थे, उसमें ग्राफ्स देखे थे,
क्यू का स्ट्रेस कंसंट्रेशन का फैक्टर देखा था, क्रैक न्यूक्लिएशन देखा था, ये सारी चीजें, उसका कंसेप्ट ज्यादा यूज होगा शेफ्ट्स को डिजाइन करने में। तो हम इसको शुरू करते हैं। शेफ डिजाइन फॉर स्ट्रेस में क्या कहते हैं, स्ट्रेसेस आर ओनली evaluated at critical locations. We also know that shaft has let's say if the shaft has L length and we want to find the diameter of the shaft, तो उसका डायमीटर कैसे फाइंड किया जाएगा, उसमें कोई फेलियर क्राइटेरिया लगा के उसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन क्या हर पोजीशन पे सॉल्व करेंगे, क्या पूरी शेफ्ट जहां पे भी वो डायमीटर, जहां पे भी वो चीजें डिफाइंड है, हर पोजीशन पे डिफाइन किया जाएगा? नहीं। हमने पिछले भी एग्जांपल की थी, चैप्टर नंबर 6 में एक एग्जांपल की थी, उसमें भी हमने शेफ्ट के शोल्डर पे डिफाइन किया सारा, उसको क्रिटिकल लोकेशन कहा जाता है। तो क्रिटिकल लोकेशंस आर यूजुअली ऑन द आउटर सरफेस where the bending moment is large, where the torque is present, where stress concentration exists. अब ये चारों पॉइंट्स में देखिए मेन कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है, these are the locations at which there is the possibility for the failure. वहां पे फेलियर की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। That's why we are using those critical locations to evaluate. जैसे अगर आप कहते हो कि आप लेट्स से आप एक क्लास में आए हो, यू आर दी इंचार्ज और आप एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आए हो और यू आर इंस्पेक्टर एंड यू आर एग्जामिनिंग दी एजुकेशनल सिस्टम ऑफ दिस कॉलेज, और आप इस 5th सेमेस्टर में आ गए, 5th सेमेस्टर में सारे स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं and we give the mark sheets of all the students to the examiner को सारी मार्क शीट दे दी। अब उसको पता लग गया है कि सारों में सबसे कम नंबर किसके हैं, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, एवरेज मार्क्स किसके हैं। एंड इफ वी आस्क अ क्वेश्चन और वो क्वेश्चन आंसर्स दे देते हैं लोग, तो वो कहेगा कि ठीक है, ये इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, दैट मीन्स द एजुकेशन इज गुड हियर। तो सबसे आसान तरीका उसका क्या होगा कि क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए वो सबसे जो वीक स्टूडेंट हो उससे वो क्वेश्चन करे, एंड ही विल से इफ दिस स्टूडेंट आंसर्स द क्वेश्चन करेक्टली, इसका मतलब है सारों को आता है, यानी अगर ये भी आंसर दे दिया तो इसका मतलब सबको आ गया। द सेम वे critical locations are those locations at which there is the maximum probability for the failure. तो अगर वहां पे सेव हो जाए तो बाकी सारे तो सेव ही सेव है। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे लार्ज होगा, मैक्सिमम होगा, वहां पे फेलियर के मैक्सिमम चांसेस होंगे कि यहाँ पे भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इस वजह से यहाँ पे चांसेस हैं फेलियर के। जहां पे टॉर्क मैक्सिमम होगा वहां पे टॉर्क की बात कर लेंगे, और जहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन एग्जिस्ट कर रही होगी, जो कि हमने शार्प कॉर्नर्स देखे थे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन जहां पे एग्जिस्ट करेगी, दीज आर दी पोजीशंस, दीज आर दी पॉइंट्स एट विच क्रैक कैन ओरिजिनेट, क्रैक न्यूक्लिएशन साइट्स बन जाती है। इस वजह से वहां पे फटीग का ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट आएगा। दैट्स व्हाई दोज आर क्रिटिकल लोकेशंस व्हिच आर यूज्ड for the analysis and the evaluation of the shaft for designing on the stress. तो shaft stresses, अब देखते हैं स्ट्रेस कौन कौन सी होती है उसमें। Standard stress equations can be customized for shafts for convenience. Let me use the pointer here, so I can move around. Can be customized for shafts for convenience. Okay, axial loads are generally small and constant. So will be ignored in this section because shafts में तो gears लगे होंगे और उसमें उसको रोटेशन के लिए लोड लग रहा होगा, तो उसमें टेंजेंशियल लोड होगा और उसमें नॉर्मल लोड अप्लाई किया जाएगा, जो कि जिसको ट्रांसवर्स लोड भी कहा जाता है। टेंजेंशियल लोड उसमें लग रहा होगा उसको रोटेट करवाने के लिए, और रेडियल लोड एंड टेंजेंशियल लोड लग रहा होगा। एक्सियल लोड नहीं हो, एक्सियल लोड मिनिमम होगा, एक्सियल लोड इस शाफ्ट का क्रॉस होगा, उसमें मिनिमम होता है। जैसे आपके मोटर पे शाफ्ट लगी होती है उस पर एक्सियल लोड मिनिमम होता है, जो कि उसको कंप्रेशन एक्सटेंशन दे रहा होगा। तो स्टैंडर्ड अल्टरनेटिंग एंड मिड रेंज स्ट्रेसेस क्या होगी, उसके फार्मूलाज ये होंगे। ये इसमें देखें इन चारों इक्वेशन में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है। दिस इज सिंपली MC over I. Sigma is equal to MC over I, bending moment, radius of curvature, and over I. I is moment of inertia, MC over I. However, what is this K? This is the stress concentration factor, जो कि fatigue factor जिसको कहा जाता है। ये fatigue factor से निकला। This is fatigue factor, this is fatigue factor, this is fatigue factor, this is fatigue factor for normal stresses, this is fatigue factor for shear stresses. तो MC over I is equal to sigma, और ये TR over J is equal to tau. T is torque, R is radius, J is polar moment of inertia, and tau is shear, right? Sigma is equal to M is bending moment, C is radius, I is moment of inertia, whereas T is torque,
R is radius, J is polar moment of inertia, तो tau is shear stress आ गई। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी निकल आएगी और इसी तरह shear stress भी फाइंड हो जाएगी। तो कस्टमाइज फॉर राउंड शेफ्ट्स, अगर राउंड शेफ्ट्स के लिए स्पेशल फाइंड किया जाए तो इसमें क्या किया जाएगा, C का फार्मूला और I का फार्मूला पुट कर दिया जाए। तो जब I का फार्मूला पुट कर दिया जाएगा तो ये इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा, जो कि I का फार्मूला ये फॉर स्पेशली फॉर द राउंड शेफ्ट्स है, क्योंकि यूजुअली आपकी जो शेफ्ट होती हैं वो राउंड इन शेप होती हैं, दैट्स व्हाई उसके लिए जनरल फार्मूला बना के भी बता दिया जाता है। हाउएवर दिस इज द जनरल फार्मूला और उससे ये फार्मूला डिड्यूस किया गया कि 32 m/πd³, जिसमें I मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट की गई है πd⁻⁴/32। तो अगर हम वॉन माइसिस में देखें, वॉन माइसिस क्या होती है, वॉन माइसिस आर दो स्ट्रेसेस इन विच द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस आर कंबाइंड, और नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करके जो स्ट्रेस बनाई जाती है उसको वॉन माइसिस स्ट्रेस कहा जाता है। तो ये अल्टरनेटिंग स्ट्रेस का वॉन माइसिस है, ये मिड रेंज का वॉन माइसिस है। तो अल्टरनेटिंग का वॉन माइसिस फाइंड किया जाए तो सिग्मा अल्टरनेटिंग का आ जाएगा और टाउ भी अल्टरनेटिंग का आ जाएगा। इन दोनों का में ये फार्मूला आपका बन जाएगा, दोनों को बस पुट कर दिया और उसकी इक्वेशन बनी। इसमें जो मिड रेंज का वो ये फार्मूला बन गया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, शेफ्ट स्ट्रेसेस यूजुअली क्या आती हैं जब वॉन माइसिस में अप्लाई किया जाए तो उसके लिए फेलियर क्राइटेरिया इक्वेशन है, जैसे गुडमैन क्राइटेरिया जब यूज किया जाए फॉर द केस ऑफ, गुडमैन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, गुडमैन विल बी यूज्ड फॉर द केस ऑफ फटीग। तो फटीग के लिए अप्लाई किया जाए तो ये एक बड़ी सी इक्वेशन बन गई जिसमें अल्टरनेटिंग और मिड रेंज का वॉन माइसिस पुट किया गया, तो ये एक बड़ी सी आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, और जब हम इसको डी के लिए अप्लाई करें तो डी इस साइड पे ले आएंगे, तो डी को जब इस साइड पे ले आए तो ये इक्वेशन इसको जो रीअरेंज करके इस तरह की इक्वेशन बनेगी। एग्जाम्पल करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल में मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि हमने जो थ्योरी चैप्टर नंबर 7 में शुरू में जो थ्योरी का पार्ट दिया हुआ है वो सारा थ्योरी का पार्ट हमने पहले चैप्टर 1 to 6 में हमने कर लिया, कवर कर लिया, काफ़ी बातें वो सीखी हैं। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको डिज़ाइन का प्रोसीजर समझ आए कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व की गई। एग्जाम्पल 7.1 में ये है कि एट अ मशीन शाफ्ट शोल्डर, the small diameter D is 1.1 inch, the large diameter D is 1.65 inch। ठीक है, small diameter 1.1 inch, large diameter D is 1.65 inches and the fillet radius is 0.11 inches। ठीक है, the bending moment is 1260 pound force inch, bending moment दिया हुआ है, and the steady torsion moment is 1100 pound force inch, bending moment given है और steady torsion moment given है। The heat treated steel shaft has an ultimate strength of SUT is equal to 105 kpsi, 105 kpsi SUT given है ultimate tensile strength, और ये strength भी given है SY is equal to 82 kpsi। The reliability goal is 0.9। तो फाइंड क्या करना है, determine the fatigue factor of safety of the design using each of the fatigue failure criteria described in this section और determine the yielding factor for safety। तो हमने पहले fatigue factor of safety फाइंड करना है और फिर बाद में yielding factor of safety फाइंड करना है। तो हमारा टू फाइंड अगर देखें तो क्या है, fatigue factor of safety NF और yielding factor of safety NY। तो अगर इसमें गुडमैन फटीग क्राइटेरिया लगाएंगे पहला, क्योंकि पार्ट फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो इसमें गुडमैन अप्लाई करें, गुडमैन जब अप्लाई करें तो ये इक्वेशन है, ये बड़ी सी इक्वेशन है आपकी गुडमैन क्राइटेरिया की 1/n = 16 πd³। ये आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी और इक्वेशन याद रखें तो इस इक्वेशन से फिर आगे चीजें फाइंड होंगी। 1/SE, SE is endurance limit, KF is fatigue factor, फटीग फैक्टर फॉर नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट है, ये नॉर्मल टॉर्जन है, अल्टरनेटिंग टॉर्जन है, ये अल्टरनेटिंग मोमेंट है, इसमें क्या है, शियर फैक्टर सेफ्टी है, ये मिड रेंज आ गया, ये मिड रेंज आ गया, उसके साथ SUT आ गया। नोन हमारे पास क्या है, स्मॉल डी, ठीक है, और SUT, SY और MA और TM। डी हमारे पास नोन है, डायमीटर क्योंकि नोन है, गिवन है, डायमीटर गिवन है, स्मॉल डायमीटर इज 1.1 इंचेस, कैपिटल डायमीटर भी गिवन है 1.65 इंचेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी गिवन है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 105 kpsi है,
यील्डिंग स्ट्रेंथ भी गिवन है 82 मेगा kpsi। अल्टरनेटिंग मोमेंट गिवन है, अल्टरनेटिंग मोमेंट इज 1260 और मिड रेंज टॉर्जन मोमेंट भी गिवन है 1100 और KFS और SE अननोन है। इस इक्वेशन में KF अननोन है, KFS अननोन है और SE एंड्योरेंस लेवल अननोन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 KF और KFS फाइंड करें। KF और KFS कैसे फाइंड करेंगे? तो KF would be equal to 1 plus Q into KT minus 1। KF would be equal to 1 plus Q into KT minus 1 और इसकी वैल्यू यहाँ पे KF की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, KFS would be equal to 1 plus Q shear KTS minus 1। अब यहाँ पे देखें KF फाइंड करने के लिए ना KT पता है ना Q पता है, द सेम वे KTS भी नहीं पता और Q shear भी नहीं पता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, KT फाइंड करें। KT फाइंड करने का क्या तरीका है, KT फाइंड करने का तरीका है कि हम उसका ग्राफ देखें। KT का ग्राफ है फॉर प्योर बेंडिंग के केस में इस तरह ग्राफ होता है KT का। KT लेफ्ट साइड पे गिवन है और बॉटम में R/D गिवन है, ठीक है, R/D गिवन है और KT गिवन है। कैपिटल D by स्मॉल d would be equal to 1.05 1.05 और R/D is equal to 0.11 डिवाइडेड बाय 1.5 था उसका कैपिटल D by स्मॉल d और R/D है गिवन 0.1। 0.1 पे लाइन ड्रॉ की, 0.1 पे ये वैल्यू आई। ये देखें आपका कैपिटल D बाई स्मॉल d क्या है 1.5, ये 3 है, ये 1.5 की लाइन है, ये 1.5 की लाइन है। 1.5 की लाइन पे काट के यहाँ से इस साइड पे जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई 1.68 के करीब आ रही। लाजमी है एग्जैक्ट हो, देखें 1.4 ये होगा, 1.6 ये होगा, 1.8 ये होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.68। एक आपने रफ गैस लगाया 1.7 भी कर सकते थे। तो अब हमने उसमें वैल्यू पुट करें, लेट मी चूज। अब हम KT की वैल्यू क्या आ गई 1.68। अब KTS फाइंड करना है, KTS में जाएं, KTS में देखें, KTS में आपके पास ये ग्राफ गिवन है, इसमें R/D यहाँ गिवन है, KTS यहाँ गिवन है। स्मॉल r बाई कैपिटल D बाई D 1.5 है, स्मॉल R/D 1.1 है, 0.5 आइडेंटिफाई किया। ये देखें ये आपका ग्राफ है, ये आपकी लाइन है 2 की और ये आपकी लाइन है 1.33 की, तो 1.5 इसके ऊपर ही होगा, कहीं थोड़ा सा ऊपर कर दें, थोड़ा सा ऊपर रफ गैस आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर करें 1.4 तो 1.42 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो 1.42 में गए और 1.42 पे चले जाएं, ये हम 1.42 पे आ गए, तो हमारे पास 1.42 की वैल्यू आ गई। क्यू में जाएं, क्यू में पहुंच जाएं, क्यू में क्या होगा, देखिए आपके पास ये क्यू है, ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ कौन सा है, फिगर 6.20 आपका चैप्टर नंबर 6 में ग्राफ था। इसमें नॉइज सेंसिटिविटी क्यू और नॉच रेडियस R इंच के दरमियान ग्राफ मौजूद है। अलाई और स्टील, क्योंकि स्टील गिवन है इस वजह से हमारे पास हम इसका कैपिटल R बाय स्मॉल d, कैपिटल स्मॉल r आपके पास कितना था 0.1 इंच पे गए और आपके पास SUT की वैल्यू कितनी थी, वो अप्रोक्सीमेटली 100 एंड समथिंग थी, तो 100 समथिंग से ऊपर यहाँ पे गए तो इसकी वैल्यू ये आपके पास लाइन आ गई और ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया 0.85। इट माइट बी इक्वल टू 0.86 0.84, यहाँ पे करीब करीब वो कर सकते हैं, लेकिन कोई बंदा ये ना कहे कि ये भाई 0.7 के बराबर है, 0.7 तो यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो इसका मतलब है उसने किसी और जगह पे देख रहा है, तो ये 0.85 की वैल्यू आ गई। तो 0.85 हम पहुंचे, 0.85 हमारे पास आ गया। यहाँ से अब हम क्यू शेयर फाइंड करें, क्यू शेयर हमारे पास ग्राफ मौजूद है फिगर में 6.21 और नॉइज सेंसिटिविटी क्यू शेयर के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से, और यहाँ पे ये आपके पास SUT की वैल्यूज मौजूद है। SUT में जाएं तो SUT में आपके पास यहाँ पे पहुंच गए और तकरीबन ये
ये मैं SUT की वैल्यू देख लूँ, SUT कितनी थी। SUT आपके पास थी 105 kpsi, ठीक 105 kpsi। तो ये 100 है, 100 से थोड़ा सा ऊपर होगा 105, तो 105 का आप लाइन ड्रॉ करें तो ये 0.88 के समथिंग इक्वल आ गई, ठीक है। 0.88 यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज पुट करें तो KF की वैल्यू आ गई, KF वुड बी इक्वल टू 1.58 एंड सेकंडली KFS वुड बी इक्वल टू 1.37। KF की वैल्यू आ गई, KFS की वैल्यू भी आ गई 1.58 और 1.37। ये आपने चैप्टर नंबर 6 में ये किया है और आपको असाइनमेंट भी मिल चुकी होगी। असाइनमेंट्स आपने करनी शुरू की है? हाँ जी, असाइनमेंट को करनी शुरू की है आपने? यस सर। अच्छा नो सर। असाइनमेंट करना शुरू करें। सर ये मिड्स का क्या करेंगे? सर ये पार्ट के असाइनमेंट्स भी हो गए हैं और मिड्स भी आ रहे हैं सर, ये सारा कुछ मिड के दरमियान में ही मांग रहे हैं। हाँ तो वो असल में ये असाइनमेंट सर आप कब की मिली हुई है? असाइनमेंट आपको मिली है फ्राइडे को, तो नेक्स्ट फ्राइडे को ही आपको सबमिट करवानी है। तो असाइनमेंट देखिएगा, असाइनमेंट जब तक नहीं करेंगे मिड आपका ठीक नहीं होगा, तो असाइनमेंट देख लें, असाइनमेंट लाजमी करें। हमने KF और KFS की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या है? व्हाट इज स्टेप 2? वी हैव टू फाइंड द एंड्योरेंस लिमिट SE। SE का हमारे पास फार्मूला ये गिवन होता है KA × KB KC। ये कौन से हैं? ये मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं। और SE डैश, यहाँ पे मैं पॉइंटर यूज कर लूँ अगर, SE डैश, हमें SE डैश भी अननोन है। SE डैश का क्या फार्मूला होता है? SE डैश, ये मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं सारे, और SE डैश क्या चीज है? SE डैश इज इक्वल टू 0.5 SUT इफ SUT इज लेस देन 200 kpsi, और हमारे पास तो SUT अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 105, तो इट मींस वी आर यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन। तो SE डैश इज इक्वल टू 0.5 SUT, ठीक है। तो SE डैश वुड बी इक्वल टू 0.5 × 105, तो हमारे पास 52.5 kpsi आ गई। अब हमने सरफेस फैक्टर फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास SE हमने एक्चुअल में रियल में ये फाइंड करना है। SE डैश फाइंड हो गया, KA फाइंड करना है सरफेस फैक्टर। सरफेस फैक्टर हमें गिवन था KA इज इक्वल टू A × SUT रेज़्ड टू पावर B। अब हमारे पास टेबल मौजूद है 6.2, उसमें ये फैक्टर A और फैक्टर B की वैल्यूज गिवन है, जिसमें हमारे पास सरफेस फिनिश की पॉइंट्स हैं कि इसमें ग्राउंड फिनिश्ड है, मशीन्ड है, हॉट रोल्ड है, एस्फोल्ट है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इट इज मशीन। जब मशीन है तो इसमें A की वैल्यू आ गई। अब देखें, अगर हमारे पास इक्वेशन में आपके पास इक्वेशन यूज कर रहे हो मेगा पास्कल में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये आप A यूज करते हैं। अगर आपके पास KPSI में मौजूद है तो ये यूज करते हैं। हम KPSI में यूज कर रहे हैं तो वी विल बी यूजिंग 2.7 फॉर द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फैक्टर A एंड एक्सपोनेंट B वुड बी इक्वल टू -0.265। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 105 रेज़्ड टू पावर -0.265 इज इक्वल टू 0.787। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर ये मशीन और कूल्ड रन ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देख लेते हैं, पीछे जाते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए, एट अ मशीन शैफ्ट शोल्डर। ओके सर। ठीक हो गया? तो हमारे पास KA की वैल्यू आ गई 0.787। KB, अब हमने KB फाइंड करना है, ठीक है। तो KB क्या होगा? KB की ये इक्वेशंस थी, D डिवाइडेड बाय 0.3 रेज़्ड टू पावर, ये इक्वेशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये उस वक्त है पहली दो इक्वेशन जब इंचेस में डायमीटर गिवन होगा, और इक्वेशन है जब मिलीमीटर्स में डायमीटर गिवन होगा, तो आप मिलीमीटर्स में डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें। अब हमारे पास इंचेस में गिवन था, राइट, और इंचेस में हमारे पास 0.11 डायमीटर गिवन था, डायमीटर एज के करीब था, तो हमारे पास पहली इक्वेशन यूज होगी। हमने जो डायमीटर ऑफ शैफ्ट गिवन था वो 0.11 के करीब मौजूद था और 2 इंचेस से कम था, इस वजह से हमने ये इक्वेशन यूज की। इसमें हमारे पास डायमीटर हमने पुट किया, ये 1.1 इंचेस था, डायमीटर हमने पुट किया और डिवाइडेड बाय KB की वैल्यू, ये सारी इक्वेशन इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें। D माई डायमीटर 0.1 इंचेस पुट किया, डिवाइडेड बाय 0.3 रेज़्ड टू पावर -0.107 वुड बी इक्वल टू 0.870। तो हमारे पास KB की वैल्यू आ गई 0.870।
के सी का भी कोई गिवन नहीं था, के डी का भी कुछ गिवन नहीं था, के एफ का भी कुछ गिवन नहीं था, यानी ना टेम्परेचर का बताया, ना उन्होंने कुछ और चीज़ बताई, टेम्परेचर का, एनवायरनमेंट का, टाइप ऑफ लोडिंग का, वो कुछ नहीं बताया। नॉर्मल बेंडिंग लोड है तो इसलिए हमने उसमें कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की। However, रिलायबिलिटी का उन्होंने बताया था कि रिलायबिलिटी हमें 99% चाहिए, 0.99 चाहिए। रिलायबिलिटी का टेबल 6.5 मौजूद है, जिसमें रिलायबिलिटी लेफ्ट साइड पे परसेंटेज में रिलायबिलिटी गिवन है, आगे ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल गिवन है इफ वी आर यूजिंग इक्वेशन। हाउएवर डायरेक्टली हम रिलायबिलिटी फैक्टर भी यूज कर सकते हैं जो कि वैल्यू के ई की है। तो हम इसमें से देखें 99 कहाँ पे, ये 99 है, इसकी वैल्यू के ई की वैल्यू डायरेक्टली 0.814 हम पुट कर देंगे। तो हम अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। के ए की वैल्यू 0.787, के बी की वैल्यू 0.870, के सी की वैल्यू 0.814, सॉरी के सी की वैल्यू 1, के डी की वैल्यू 1, के ई की वैल्यू 1, के एफ की वैल्यू 0.814। तो आपके लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये इसका वैल्यू है, यानी कि हमारे पास ये है, ये इसके इक्वल है, और ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये इसके के ई की सर, के ई की 0.814 नहीं है? यही है के ई की वैल्यू, सॉरी के एफ की वैल्यू नहीं, के ई की वैल्यू। के ई को सर आपने 1 लिखा। हाँ वो मैंने के ई कर दिया, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये आपके पास के ई की वैल्यू, के ई की वैल्यू है, ये 1 है, ठीक है। तो के ए, के बी, के ई की वैल्यू ये गिवन है, और के एफ की वैल्यू 1 है, के सी की वैल्यू 1 है, के डी की वैल्यू 1 है। ये सारी तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट की, मल्टीप्लाई बाय एस एंड्योरेंस लिमिट जो है एस सी डैश, इसकी वैल्यू पुट की, और वुड बी इक्वल टू 29.3। अब आप देखें जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से पहले कम होगी एंड्योरेंस लिमिट, नंबर 1, देन द एक्चुअल एंड्योरेंस लिमिट इज आल्सो लेस देन द एंड्योरेंस लिमिट दैट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली एससी डैश जो फाइंड की थी वो 52.5, उससे भी कम होगी 29.3 kpsi। दिस एंड्योरेंस लिमिट एसई वुड बी यूज्ड इन द गुडमैन क्राइटेरिया इक्वेशन, गुडमैन क्राइटेरिया में यूज करेंगे। मोमेंट्स ऑफ टॉर्जन निकालें, स्टेप 3 क्या है? पहला स्टेप क्या था हमारा? पहला स्टेप हमने केएफ केएफएस फाइंड किया। दूसरा स्टेप हमारा क्या था? एंड्योरेंस लिमिट फाइंड किया। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? मोमेंट्स ऑफ टॉर्जन आइडेंटिफाई करें। तो मोमेंट्स ऑफ टॉर्जन इसमें आइडेंटिफाई करें, एम ए टी ए एम एम टी एम की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखें, फॉर अ रोटेटिंग shaft द कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट विल क्रिएट अ कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस। फॉर अ रोटेटिंग shaft, सेंटेंस फिर एक्सप्लेन करें सर। फॉर अ रोटेटिंग shaft, एक अगर रोटेटिंग shaft कोई हो, उसके अगर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहा हो, जब बेंडिंग मोमेंट उस पर कंटिन्यूस अप्लाई हो रहा है, तो उसको एक तरफ से कंप्रेशन करेगी, दूसरी तरफ से एक्सटेंशन कर रही होगी, तो वो रोटेट कर रही होगी, तो जब उस पर जो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, वो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब ये है कि उसमें मिड रेंज 0 होगी और अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान वेरी करेगा। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। यूजुअली शैफ्ट्स के अंदर, ये मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ कि अगर आपके पास कहीं भी शैफ्ट आपने डिजाइन करना हो, तो यूजुअली शैफ्ट्स के अंदर अल्टरनेटिंग मूवमेंट और मिड रेंज टॉर्जन